Welcome to Civil Service IS. Serve to the nation. फिलोसोफर्स ने सिर्फ दुनिया को समझाने की कोशिश की है अलग अलग तरीकों से, लेकिन ज़रूरत दुनिया को बदलने की है. Philosophers have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. कार्ल मार्क्स का ये कथन उनके फिलॉसफी, उनके दर्शन, उनके विचारों का एक जीवंत उदाहरण है. मार्क्स की फिलॉसफी रेवोल्यूशनरी थी, उनके विचार क्रांतिकारी थे. मार्क्स के विचारों को आधार बनाकर दुनिया के कई देश, कई समाजों में कई बदलाव, कई रेवोल्यूशंस हुए. 20वीं सदी के मध्य तक दुनिया के 1/3 देश अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते. मतलब हर 10 में से 4 व्यक्ति एक ऐसे देश का नागरिक था जहाँ की सरकार, जहाँ का समाज मार्क्स के प्रिंसिपल, मार्क्स के विचारों के आधार पर बनाए गए हों. तो मार्क्स की वो कौन सी आइडियाज़ थी, वो कौन सी फिलॉसफी थी जिसने पूरे विश्व को इतने व्यापक स्तर पर प्रभावित किया और आज तक प्रभावित करते आ रहे हैं. मार्क्स के इन्हीं आइडियाज़, इन्हीं फिलॉसफीज़ को हम अपने इस वीडियो सीरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे. और मार्क्स के इन आइडियाज़ को हम तीन तीन टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहला डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद. फिर क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की आलोचना. और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति का सिद्धांत. इन 3 टॉपिक्स को समझाने के लिए हम आपके लिए 3 वीडियोस लेकर आएंगे. और आज के इस वीडियो में हम मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने की कोशिश करेंगे. तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स जिस टाइम से बिलोंग करते थे वो टाइम इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का था. 19th सेंचुरी यूरोप, कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल रही थी. और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से होने वाले जो दुष्प्रभाव थे, जो इल इफेक्ट्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के, वो भी हमें साफ तौर पर समाज में नज़र आ रहे थे. जैसे वर्किंग क्लास का पुअर कंडीशन, एक्सप्लॉयटेशन, वर्किंग क्लास का शोषण पूंजीपतियों के द्वारा, पॉवर्टी, गरीबी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता. मार्क्स को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था. सब कुछ, वर्किंग क्लास का पुअर कंडीशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, गरीबी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. मार्क्स प्रेजेंट सोसाइटी को समझना चाहते थे. दैट मीन्स कि जिस समय से वो बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का वो जो समय है, जो पीरियड है, उस समय की जो सोसाइटी है, मार्क्स उसे समझना चाहते थे. क्यों? क्योंकि मार्क्स समाज को बदलना चाहते थे, क्योंकि वो खुश नहीं थे. वर्किंग क्लास के पुअर कंडीशन को देखकर वो खुश नहीं थे. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखकर वो खुश नहीं थे. पॉवर्टी, गरीबी को देखकर वो खुश नहीं थे. वो समाज को बदलना चाहते थे. लेकिन समाज को बदलने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत थी? समाज को समझने की, समाज के वर्तमान को समझने की. और मार्क्स को पता था कि समाज के वर्तमान को समझने के लिए उन्हें समाज के इतिहास को समझना होगा. दैट मीन्स जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कैपिटलिज्म, इसे समझने के लिए मार्क्स को पास्ट में जाना होगा. और अगर वो अपने नियरेस्ट पास्ट में जाते हैं तो उन्हें मिलता है एक कैसा समाज? एक फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडलिज्म. और थोड़ा दूर, थोड़ा जाते हैं तो उन्हें मिलता है एक स्लेव सोसाइटी. तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है हिस्ट्री की, स्लेव सोसाइटी, उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो मार्क्स को लगा कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस आ रहे हैं हिस्ट्री के, पहले स्लेव सोसाइटी आया, फिर फ्यूडल सोसाइटी, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी. मार्क्स को लगा कि इनमें एक पैटर्न है, इनमें एक पैटर्न ढूंढा जा सकता है. अगर पास्ट और प्रेजेंट को हम समझ लें, पास्ट और प्रेजेंट के बीच अगर हम एक पैटर्न को एस्टैब्लिश कर लें, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा. और मार्क्स का टारगेट, मार्क्स का एम यही था कि वो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है सोसाइटी की, सोसाइटी के डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस है, स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इनमें वो एक पैटर्न ढूंढना चाहते थे ताकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके. वो ये बता सके कि कैपिटलिज्म के बाद क्या आएगा, क्योंकि उन्हें कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना था, कैपिटलिज्म को उन्हें हटाना था समाज के. और इसके लिए वो एक फिलॉसफी का निर्माण करना चाहते थे. ठीक है. तो मार्क्स को लगता था कि ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये डिफरेंट स्टेजेस है हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के. मार्क्स को लगता था कि सोसाइटी का ये जो डेवलपमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करता है. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर लॉ है, एक नियम है जिसके आधार पर समाज का विकास होता है. मार्क्स अपने थ्योरी को साइंटिफिक कहते थे. साइंटिफिक, साइंस की अगर हम बात करें, फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो फिजिक्स में क्या है? वहाँ पे जितने भी फिजिकल फेनोमेना होते हैं, वो फेनोमेना को क्या गवर्न करता है, किसके आधार पर, कौन कौन रेगुलेट करता है उन फेनोमेना को? कोई एक फिजिक्स का लॉ रेगुलेट करता है. कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, क्यों?
लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो हर फिजिकल फेनोमेना के पीछे एक पर्टिकुलर फिजिक्स का कानून, एक लॉ होता है। उसी तरह मार्क्स को लगता था कि जितने भी सोशल फेनोमेना होते हैं, इन सोशल फेनोमेना के पीछे भी कोई एक पर्टिकुलर कानून है, कोई एक लॉ है जो काम कर रहा है। सोसाइटी यूं ही डेवलप नहीं करता, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, यूं ही नहीं डेवलप करता। कोई एक पर्टिकुलर लॉ है जो काम करता है। मार्क्स को लगता था कि अगर इस लॉ को ढूंढ लिया जाए तो बताया जा सकता है कि कैपिटलिज्म के बाद क्या आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स का एम क्या था, उन्हें यह बताना था कि कैपिटलिज्म का ये जो फेज है इसे खत्म करना है, और इसके बाद का फेज क्या होगा। जब तक ये मार्क्स को पता नहीं है कि कैपिटलिज्म के बाद का फेज क्या होगा, तब तक वो ये नहीं बता सकते कि कैपिटलिज्म को किस तरह से खत्म करना है और कैपिटलिज्म को खत्म करके क्या लाना है। तो ये तो जानना है मार्क्स को, ठीक है। तो मार्क्स को लगा कि ये जो प्रश्न है कि क्या कोई आइडेंटिफाइबल लॉ है जिसके बेसिस पर सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, ये जो प्रश्न है कि कैपिटलिज्म के बाद क्या होगा, मार्क्स को लगा कि इन प्रश्नों का उत्तर उनके पास है। और अपने इस उत्तर को मार्क्स अपने इस थ्योरी के माध्यम से देते हैं, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स हमारे समक्ष एक इतिहास का सिद्धांत रखते हैं। ये जो सिद्धांत है, इतिहास का सिद्धांत, ये एक्सप्लेन करेगा कि स्लेव सोसाइटी से फ्यूडल सोसाइटी, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ये जो परिवर्तन है, ये जो डेवलपमेंट है, ये कैसे होता है। वो जो एक लॉ की बात कर रहे हैं मार्क्स, जिस कानून के आधार पर समाज का विकास होता है, अपने इसी कानून, अपने इसी लॉ को वो प्रेजेंट करते हैं अपने थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में, ठीक है। मार्क्स के थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को ही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम समझेंगे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब है मार्क्स का थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के द्वारा मार्क्स हमें बताने की कोशिश करते हैं कि इतिहास, दैट मीन्स समाज का विकास कैसे होता है, एक चरण से दूसरे चरण समाज का विकास कैसे होता है, किस कानून के आधार पर समाज का विकास होता है। यह है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं, या इसे मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये जो तीन फ्रेजेस हमारे सामने अभी मौजूद हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, ये तीनों फ्रेजेस का मतलब एक ही है, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स का इतिहास का सिद्धांत, ठीक है। तो अभी हमें समझना है कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। यहाँ पर दो शब्द हैं, डायलेक्टिकल और मटेरियलिज्म। देखिए, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझना इतना आसान नहीं है, तो आपको काफ़ी ध्यान से अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसे सुनना होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है, और फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे और हम समझ पाएंगे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मटेरियलिज्म क्या है, भौतिकवाद क्या है। तो देखिए, फिलोसोफर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फिलोसोफर्स जो हमें रियलिटी, जो यथार्थ है, यथार्थ को समझाने की कोशिश करते हैं। फिलोसोफर ट्राई टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रियलिटी, और रियलिटी के नेचर को एक्सप्लेन करते वक्त फिलोसोफर्स जो हैं वो दो अप्रोचेस को अपनाते हैं, दो तरीके का नजरिया वो अपनाते हैं। एक नजरिया, एक अप्रोच है आइडियलिज्म का, और एक है मटेरियलिज्म का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडियलिज्म क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि मटेरियलिज्म क्या है, ठीक है। दैट मीन्स कि फिलोसोफर्स नेचर ऑफ रियलिटी, यथार्थ को समझाने के लिए दो अप्रोचेस को अपनाते हैं। एक अप्रोच है आइडियलिज्म, और एक अप्रोच है मटेरियलिज्म का। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म आइडियल वर्ड से डिराइव करता है। तो जो फिलोसोफर आइडियलिज्म को अपनाते हैं वो कहते हैं कि जो आइडियाज हैं वो रियल होती हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज है वो रियल होती है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? आइडियाज, कॉन्सेप्ट। और ये जो दुनिया है जो हमें दिखाई देता है, ये दुनिया इन्हीं आइडियाज का क्या है? एक इम्परफेक्ट वर्जन है, रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है। इन आइडियाज का एक प्रतिबिंब है ये दुनिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया? आइडियाज आया, और बाद में बना दुनिया। आइडियलिस्ट मानते हैं, वो आइडिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके अकॉर्डिंग आइडियाज ही रियल है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज हैं वो रियल है। और ये जो वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये जो वर्ल्ड है ये इन आइडियाज का ही रिफ्लेक्शन है, इन आइडियाज का ही, इन विचारों का ही प्रतिबिंब है। सो आइडियाज कंस्टिट्यूट द रियलिटी, नॉट द देयर वर्ल्डली मैनिफेस्टेशन। तो वर्ल्डली मैनिफेस्टेशंस दैट मींस कि आइडियाज का जो रिफ्लेक्शन है ये है मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड और आइडियाज, इन दोनों में रियल कौन है? आइडियाज रियल है, मटेरियल वर्ल्ड तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है इन आइडियाज का, ठीक है। तो ये है आइडियलिज्म। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट मैप मैंने बनाया है इससे हम थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझते हैं।
फॉर आइडियलिस्ट के लिए आइडियाज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन आइडियाज का ही इम्परफेक्ट कॉपी है ये जो मटेरियल वर्ल्ड है। तो आइडियाज ऊपर है, मटेरियल वर्ल्ड नीचे। इन आइडियाज का ही इम्परफेक्ट कॉपीज क्या है, ये मटेरियल वर्ल्ड। तो आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स में सबसे आगे हैं J.G.W.F. हीगल, और हम देखेंगे कि मार्क्स जो है वो हीगल से काफ़ी प्रभावित है। कैसे, ये हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो आइडियलिज्म मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि मटेरियलिज्म क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। आइडियलिज्म का अपोजिट मटेरियलिज्म। आइडियलिज्म कहता है कि आइडियाज रियल है और जो मटेरियल वर्ल्ड है वो रियल नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड आइडियाज का ही रिफ्लेक्शन है, आइडियाज का ही वो इम्परफेक्ट कॉपी है। मटेरियलिज्म इसका जस्ट उल्टा। मटेरियलिज्म कहता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो रियल है, आइडियाज तो बस इन मटेरियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, जस्ट उल्टा। मटेरियलिज्म कहता है कि पहले वर्ल्ड आया, उसके बाद आइडियाज आए। अगर दुनिया होगा ही नहीं तो हमें विचार कहां से आएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए कॉन्सेप्ट में आपको, देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा। मटेरियलिस्ट कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है, जो जो दुनिया है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये रियल है। और जब हम अपने अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को देखते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं, तब हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, आइडियाज आते हैं। अगर दुनिया ही नहीं होगी, मटेरियल वर्ल्ड ही नहीं होगा, तो आइडियाज कहां से आएंगे? ये मटेरियलिस्ट लोग कहते हैं। मटेरियलिस्ट कहते हैं कि जो दिखता है वही रियल है, जो मटेरियल वर्ल्ड जो हमें दिख रहा है, जो वस्तुएं दिख रही हैं, जिन्हें हम छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, वही रियल है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में आइडियाज, विचारों का सृजन होता है, निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। तो पहले क्या आया? मटेरियल वर्ल्ड। आइडियाज बाद में आया। आइडियाज क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। और आइडियाज वेरी करते हैं। आवर आइडियाज एंड कंसेप्ट डिपेंड अपॉन हु वी आर एंड वेयर वी लिव। आइडियाज वेरी करते हैं। हिस्ट्री के डिफरेंट स्टेजेस में आप चले जाएं तो डिफरेंट स्टेजेस, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड, मटेरियल डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग होगा। स्लेव सोसाइटी का कंडीशन अलग था, फ्यूडल सोसाइटी का कंडीशन अलग है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कंडीशन अलग है। आज कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमारे पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज हैं, एरोप्लेन्स, अलग अलग चीज़ें हैं। स्लेव सोसाइटी में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो लोग होंगे उनका आइडियाज़ अलग होगा, क्योंकि उनका जो मटेरियल वर्ल्ड है वो अलग है। स्लेव सोसाइटी या फ्यूडल सोसाइटी में जो लोग थे उनका आइडियाज़, उनका कॉन्सेप्ट अलग होगा, क्योंकि उनके अराउंड जो मटेरियल वर्ल्ड थी वो अलग है। ठीक है, तो ये था मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं इस फील्ड के कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक मटेरियलिस्ट थे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि मटेरियलिज्म क्या है। तो एक चीज़ हमने समझ ली, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में एक चीज़ हमने समझ ली कि मटेरियलिज्म क्या है। अब देखते हैं कि डायलेक्टिकल क्या है। डायलेक्टिकल एक्चुअली डायलेक्टिक्स वर्ड से डिराइव की गई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा डायलेक्टिक्स को समझने के लिए। देखिए, डायलेक्टिक्स एक थ्योरी है, चेंज को एक्सप्लेन करती एक थ्योरी है। एक थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है चेंज को, चेंज कैसे होता है, बदलाव कैसे होता है, इस बात को एक्सप्लेन करती है डायलेक्टिक्स की ये थ्योरी। डायलेक्टिक्स कहती है, डायलेक्टिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होते हैं, जो भी प्रोग्रेस, जो भी डेवलपमेंट, जो भी बदलाव होते हैं, ये बदलाव एक स्ट्रगल का नतीजा है, एक संघर्ष का नतीजा है। संघर्ष किनके बीच? दो कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस के बीच, दो ऐसे फोर्सेस के बीच जिनके जिनके अंतर्गत विरोधाभास है। तो जब दो फोर्सेस, दो चीजें आपके समक्ष है, दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है, तो दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से दोनों के बीच एक संघर्ष होगा, और इस संघर्ष की वजह से कुछ नया निकल कर आएगा जो कि उन दोनों से अलग होगा। तो चेंज हो गया ना, चेंज हुआ, डेवलपमेंट हुआ। चेंज और डेवलपमेंट क्यों होता है? स्ट्रगल की वजह से होता है। किनके बीच स्ट्रगल? दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों के बीच स्ट्रगल। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें क्या है ये हम देखेंगे। तो देखिए, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक स्टेज है, इसे हम नाम देते हैं स्टेज ए। इस स्टेज में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंडीशन है, स्टेटस को जिसे हम कहते हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंडीशन है। ये प्रेजेंट कंडीशन स्टेज ए। इस स्टेज में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस के बारे में हमें अभी नहीं पता। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंडीशन है। क्या है ये? स्टेज ए हमारा प्रेजेंट कंडीशन है। इस प्रेजेंट कंडीशन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस हैं, लेकिन इन कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस के बारे में हमें अभी ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि हाँ, स्टेज ए में भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस होंगी। ये स्टेटस को है, इसे हम थीसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? थीसिस। कुछ समय के बाद स्टेज ए की कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस जो है वो सामने आने लगेंगी। कुछ समय के बाद स्टेज ए में मौजूद कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस जो है वो सामने नजर आने लगेंगी, और इन कॉन्ट्राडिक्शंस और लिमिटेशंस की वजह से
एक रिएक्शनरी स्टेज आएगा, स्टेज बी। यहां पर मैंने स्टेज ए ही लिखा है लेकिन एक्चुअली ये स्टेज बी है, गलती हो गई मुझसे। एक रिएक्शनरी स्टेज बनेगा, स्टेज बी। और ये जो स्टेज बी होगा, इस स्टेज बी में भी कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, लिमिटेशंस होंगी, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शंस और लिमिटेशन स्टेज ए की तुलना कम होगी। ठीक है, तो स्टेज बी जो है वो स्टेज ए का ही एक रिएक्शनरी वर्जन है, रूप है। स्टेज ए में मौजूद कमियों और कॉन्ट्रडिक्शंस और लिमिटेशंस के वजह से ही स्टेज बी का निर्माण हुआ। स्टेज बी का निर्माण क्यों हुआ? स्टेज ए में मौजूद कमियों की वजह से, स्टेज ए में मौजूद कॉन्ट्रडिक्शंस और लिमिटेशंस की वजह से ही स्टेज बी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो स्टेज बी क्या है? स्टेज ए का ही एक रिएक्शन है। इसे हम क्या कहेंगे? एंटीथेसिस कहेंगे, एंटीथेसिस। और अब क्या होगा? इस थीसिस और एंटीथेसिस के बीच में एक स्ट्रगल होगा। क्या होगा? एक स्ट्रगल, एक संघर्ष होगा। क्योंकि स्टेज बी क्या है? स्टेज ए का ही एक रूप है, लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें स्टेज ए में मौजूद कॉन्ट्रडिक्शंस और लिमिटेशंस नहीं है। तो अब स्टेज ए और स्टेज बी में स्ट्रगल होगा, थीसिस और एंटीथेसिस के बीच स्ट्रगल होगा, और इसका नतीजा क्या होगा? स्टेज सी, जो कि जहां पर लिमिटेशंस होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टेज सी में लिमिटेशंस और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होंगे, इसमें भी लिमिटेशंस और कॉन्ट्रडिक्शन होगी, लेकिन ये स्टेज ए और स्टेज बी दोनों की तुलना कम होगी, बहुत कम होगी। और ये जो नया स्टेज है, ये स्टेज ए से भी सुपीरियर होगा, स्टेज बी से भी सुपीरियर होगा, स्टेज सी, जो कि होगा सिंथेसिस, और ये होगा एक प्रोग्रेस, ये डेवलपमेंट। तो जितने भी बदलाव होती हैं वो इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है। एक स्टेटस को होगा, अब इस स्टेटस को में कुछ लिमिटेशंस, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, लेकिन शुरू में ये लिमिटेशंस और ये कॉन्ट्रडिक्शन छुपी हुई होंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये लिमिटेशन सामने बाहर आने लगेंगी, और इसकी वजह से एक रिएक्शनरी स्टेज का निर्माण होगा, एक एंटीथेसिस का निर्माण होगा। अब ये थीसिस और एंटीथेसिस के बीच स्ट्रगल होगा, ठीक है, और इस स्ट्रगल के बाद एक नया स्टेज आएगा सिंथेसिस का, जहां पर कॉन्ट्रडिक्शंस और लिमिटेशंस यहां भी होंगी, लेकिन ये ए और बी की तुलना कम होंगी। और तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा, ये जो थीसिस, एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस, ये प्रोसेस चलता जाएगा। कुछ दिनों के बाद ये जो सिंथेसिस है वो थीसिस बन जाएगा, और इसके लिए फिर एक एंटीथेसिस आएगी, और फिर ये फिर सिंथेसिस में बदलेगा। और ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलता जाएगा जब तक एक ऐसा स्टेज ना आ जाए जहां पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई भी लिमिटेशन ना हो। जिस वक्त ये एक स्टेज आ गया जहां पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, तो वो स्टेज हमारा फाइनल स्टेज होगा। तो ये है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स की जो पद्धति है, इसका इस्तेमाल हीगल ने अपने फिलॉसफी में किया। हीगल और मार्क्स जो है वो हीगल से ही डायलेक्टिक्स के इस मेथड को बोरो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीगल ने डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल कैसे किया। हीगल कहते हैं कि हीगल ने एक हिस्ट्री की थ्योरी दी, ठीक है, हीगल ने अपनी हिस्ट्री की थ्योरी दी। हीगल का कहना था कि इतिहास जो है, इतिहास में जो स्टेजेस आती हैं, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, इस तरह का जो स्टेजेस आती हैं, तो इतिहास जो है वो आइडियाज के बीच का स्ट्रगल का नतीजा है। दैट मीन्स इतिहास में जो डेवलपमेंट होती है, जो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है, वो आइडियाज के बीच स्ट्रगल की वजह से होता है। आइडियाज के बीच, दैट मीन्स समाज का एक स्टेज है, मान लीजिए ये स्लेव सोसाइटी है, यहाँ पर कुछ आइडियाज होंगी, ठीक है, लेकिन इन आइडियाज में कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, लिमिटेशंस होंगी। इन आइडियाज में क्या होंगे? कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, लिमिटेशंस होंगी, और फिर इन कॉन्ट्रडिक्शन और लिमिटेशंस की वजह से एक नए आइडिया का जन्म होगा, जो एंटीथेसिस होंगी, और फिर इस थीसिस और एंटीथेसिस के बीच संघर्ष होगा, और फिर एक सिंथेसिस बनेगी। तो हीगल कहते हैं कि समाज का जो विकास है, समाज की जो विकास की प्रक्रिया है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? आइडिया, ठीक है। हर स्टेज, सोसाइटी के डेवलपमेंट का हर स्टेज एक आइडिया को करस्पॉन्ड करता है, एक आइडिया से संबंधित है, ठीक है। और जब जब आइडियाज के बीच स्ट्रगल होंगी, समाज में विकास होता रहेगा। तो आइडियाज जो है वो हिस्ट्री के इंजन है, ठीक है। आइडियाज के बीच जो स्ट्रगल होता है, इसी के वजह से इतिहास में विकास होता है, समाज का विकास होता है, समाज एक चरण से दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ता जाता है। तो हीगल, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हीगल ने एक आइडियलिस्ट थ्योरी दी हिस्ट्री की, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। उन्होंने हिस्ट्री को समझाया, ठीक है। हीगल ने ये समझाया कि इतिहास में बदलाव कैसे होता है, समाज कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज और फिर तीसरे स्टेज में कैसे वो प्रोग्रेस करता है, ये नतीजा है आइडियाज के बीच होने वाले स्ट्रगल का। मार्क्स ने हीगल से ये बोरो किया, ये जो थ्योरी है हिस्ट्री की थ्योरी, मार्क्स ने हीगल से ही इस थ्योरी को बोरो किया। लेकिन मार्क्स ने क्या किया? मार्क्स ने कहा कि हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो आइडियाज के बीच स्ट्रगल की वजह से नहीं होता। वो क्यों होता है?
वो क्लासेस के बीच होने वाले स्ट्रगल की वजह से होता है। तो मार्क्स ने हीगल के आइडियाज को रिप्लेस करते हुए उनकी जगह पे क्या रख दिया, क्लास रख दिया। और क्लास का ओरिजिन कहां पर होता है, इकोनॉमिक्स में। ये हम देखेंगे आगे। मार्क्स के अनुसार जो सोशल क्लासेस जो हमें देखने को मिलते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो इकोनॉमिक्स में होता है, मैटर। ठीक है, वो किसी आइडिया की बात नहीं करते। क्लासेस का जो ओरिजिन है वो इकोनॉमिक्स में होता है, इकोनॉमिक ओरिजिन की वो बात करते हैं। जितने भी समाज में क्लासेस है, इनका ओरिजिन के पीछे इकोनॉमिक रीजन है। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है वो क्लासेस के बीच होने वाले स्ट्रगल की वजह से होता है। ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का इंजन क्या है, मैटर, इकोनॉमिक्स। तो देखिए, तो मार्क्स का कहना है कि जो स्टोरी है ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन लेबर एंड स्ट्रगल। हमारा जो इतिहास जो है वो हमारा स्ट्रगल का एक स्ट्रगल की कहानी है। ये कोई आइडिया के बीच होने वाले स्ट्रगल की कहानी नहीं है। ये स्ट्रगल हम करते हैं इतिहास में, क्यों, अपने सर्वाइवल के लिए। इतिहास क्या है, एक स्ट्रगल है, जहां पर व्यक्ति क्या है, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। हमें सर्वाइव करना होता है, नेचर के अगेंस्ट हम स्ट्रगल करते हैं, और नेचर के ही अगेंस्ट नहीं, हमें एक दूसरे के अगेंस्ट पे स्ट्रगल करना पड़ता है। एक क्लास के अगेंस्ट, एक क्लास दूसरे क्लास के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए सर्वाइव करने की कोशिश करता है। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ आवर स्ट्रगल, द स्ट्रगल दैट वी डू अगेंस्ट द नेचर एंड अगेंस्ट वन अनदर। ठीक है, मार्क्स लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अभी तक जितनी भी समाज हुई है मानव इतिहास में, सारे समाजों की जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास का मतलब ही वर्ग संघर्ष है। हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो यहां देखिए, मार्क्स जो है हीगल से बोरो कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि इतिहास में ये जो बदलाव होता है, एक सोसाइटी से, एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज में कैसे जाते हैं, ये हम स्ट्रगल की वजह से जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रगल किनके बीच हो रहा है, क्लासेस के बीच हो रहा है। और ये क्लासेस क्यों स्ट्रगल करते हैं, अपोजिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री, अपोजिंग मटेरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इन क्लासेस का जो इकोनॉमिक और मटेरियल इंटरेस्ट होता है ये अपोजिंग होता है, और इसके वजह से क्लासेस स्ट्रगल करते हैं। तो जैसे कि स्लेव सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो स्लेव सोसाइटी में दो क्लासेस थी, मास्टर एंड स्लेव, और इन दोनों में स्ट्रगल हुआ। फिर हम बड़े फ्यूडल सोसाइटी की ओर, यहाँ पर है लॉर्ड और सर्फ, ये दो क्लासेस थी, इनके बीच स्ट्रगल हुआ। फिर हम बढ़े कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ओर, यहाँ पर थी कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास। अब इनके बीच स्ट्रगल होगा, और इनके बीच स्ट्रगल होगा तो एक नया स्टेज का निर्माण होगा, हम एक नए स्टेज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मार्क्स यहां पर एक मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री का एक भौतिकवादी व्याख्या वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतिहास की जो प्रक्रिया है, समाज की जो विकास की प्रक्रिया है, इसके पीछे जो मेन कारण है वो है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। और क्लास का जो निर्माण है वो इकोनॉमिक रीजन से होता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ों को अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स से लाकर जोड़ देते हैं। इसे हम समझेंगे जब हम ये समझ लेंगे कि क्लासेस का ओरिजिन कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ क्लास। मार्क्स की जो सिद्धांत है ओरिजिन ऑफ क्लास की, जब हम इसे समझ लेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट क्यों कहा जाता है। देखिए, मार्क्स क्या कहते हैं कि बिफोर मैन डू एनीथिंग एल्स दे मस्ट फर्स्ट प्रोड्यूस द मीन्स ऑफ देयर सब्सिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए क्या है, हमें अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखना है। मतलब हमें अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना है, हमें खुद को जीवित रखना है, अपने सब्सिस्टेंस का उपाय हमें करना है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रोड्यूस करना होगा उन चीज़ों को जिनके होने से हम जीवित रह पाएंगे। यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी क्या है मार्क्स के अकॉर्डिंग, मटेरियल प्रोडक्शन, फूड, क्लोथ, हाउस, यही तो हमारा बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी है, मटेरियल प्रोडक्शन। मार्क्स कहते हैं कि चीज़ों को प्रोड्यूस करना यही हमारा मटेरियल, यही हमारा बेसिक एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी। बाकी जो भी चीज़ होंगी सब इसके बाद आएंगी। सबसे पहले तो हमें यही करना है, अपने सब्सिस्टेंस के मीन्स को हमें इंश्योर करना है, प्रोड्यूस करना है। हर वो चीज़ों का हमें इंतज़ाम करना है जिसके वजह से, जिसके कारण हम अपने आप को जीवित रख पाएंगे। तो हमारा बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, मटेरियल प्रोडक्शन, ये मार्क्स कहते हैं। और मटेरियल प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और एक है सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि वो कौन सी चीज़ें जो आपको प्रोडक्शन में मदद करती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, फैक्ट्रीज, ये सब क्या है, ये मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनके माध्यम से ही, इनको यूज़ करके ही आप जो है
चीज़ों का निर्माण कर पाएंगे, चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये है मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? देखिए, हाउ यू आर रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहेंगे, इस फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से आपका संबंध क्या है, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। दैट मीन्स कि यदि आप मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, यदि आप ओन करते हैं, यदि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आपके अंतर्गत है, यदि आप फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, तो आप एक डोमिनेंट क्लास बनाएंगे। आप किस क्लास का हिस्सा होंगे? डोमिनेंट क्लास का। और यदि आप ओन नहीं करते, यदि आप फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते, यदि आप फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करते, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक नहीं है, तो आप सब्जर्विएंट क्लास कहलाएंगे। डोमिनेंट क्लास का आप हिस्सा होंगे। सब्जर्विएंट मतलब कि शोषित वर्ग। डोमिनेंट क्लास मीन्स रूलिंग क्लास। और यहीं से ऑरिजिन ऑफ क्लास होता है। क्लासेस का जो निर्माण है वो यहीं से होता है। क्लास क्या है? वो क्लास इस बात पर आधारित है कि आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या संबंध है। दो ही तरह के क्लास होंगे, एक डोमिनेंट क्लास, एक सब्जर्विएंट क्लास। डोमिनेंट क्लास एंड डोमिनेटेड क्लास। आप इन दो में से किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये निर्भर करता है आपका संबंध पर, कि आपका संबंध क्या है मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से। आपका संबंध क्या है? यदि आप मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, उनके मालिक हैं, तो आप डोमिनेंट क्लास का हिस्सा होंगे। यदि आप ओन नहीं करते हैं तो आप सब्जर्विएंट क्लास का हिस्सा होंगे। तो देखिए, हर सोसाइटी, मार्क्स कहते हैं कि हर सोसाइटी, चाहे वो स्लेव सोसाइटी हो, फ्यूडल सोसाइटी हो या कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में दो क्लासेस होंगे। एक होगा डोमिनेंट क्लास, जो कि मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता हो, मालिक हो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जिसे हम हैव्स कहते हैं, हैव्स। और एक होगा डोमिनेटेड क्लास, सब्जर्विएंट क्लास, जो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे हैव नॉट्स। तो देखिए, स्लेव सोसाइटी में मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन करता है? मास्टर। फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट। और स्लेव सोसाइटी में डोमिनेटेड क्लास का हिस्सा कौन है? स्लेव्स। फ्यूडल सोसाइटी में सर्व्स, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, डोमिनेंट क्लास जो है वो हमेशा लेस होंगे नंबर में। इनका जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होगा ये हमेशा कम होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ डोमिनेंट क्लास का हमेशा कम होगा। और ये जो डोमिनेटेड क्लास होंगे, इनका जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है ये हमेशा ज़्यादा होगा। ये हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे डोमिनेटेड क्लास, और डोमिनेंट क्लास हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि डोमिनेंट क्लास माइनॉरिटी में होते हुए भी डोमिनेटेड क्लास जो कि मेजॉरिटी में है, डोमिनेटेड क्लास के ऊपर शासन कैसे कर सकते हैं? डोमिनेंट क्लास तो माइनॉरिटी में है, डोमिनेटेड क्लास मेजॉरिटी में है, फिर भी डोमिनेंट क्लास डोमिनेटेड क्लास के ऊपर शासन कैसे करता है? हाउ? माइनॉरिटी में होते हुए भी ये मेजॉरिटी के ऊपर रूल कैसे कर पाता है डोमिनेंट क्लास? मार्क्स कहते हैं कि दो मेथड है। डोमिनेंट क्लास के पास दो तरीका है जो डोमिनेंट क्लास यूज करते हैं डोमिनेटेड क्लास के ऊपर शासन करने के लिए। पहला है कि बाय कंट्रोलिंग द मीन्स ऑफ वायलेंस एंड फोर्स। मतलब कि आर्मी, पुलिस, कोर्ट, ये क्या है? ये मीन्स ऑफ वायलेंस है। इनका इस्तेमाल करके आप वायलेंस कर सकते हैं, आप फोर्स, बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो बल का प्रयोग करने का जो नियंत्रण है, जो अधिकार है, वो किसके हाथ में होता है? डोमिनेंट क्लास के हाथ में होता है। और अपने इसी शक्ति से, अपने इसी पावर से, फोर्स को यूज करने के इसी पावर से डोमिनेंट क्लास जो है वो रूल करते हैं डोमिनेंट क्लास के ऊपर। लेकिन मार्क्स यहां पर कहते हैं कि फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का प्रयोग करके आप बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी ना कभी जो डोमिनेंट क्लास है वो विद्रोह करेंगे ही। तो सिर्फ फोर्स के बेसिस पर आप रूल नहीं कर सकते। तो मार्क्स कहते हैं कि सेकंड जो मेथड है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। यहां पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं है। यहां पर जो डोमिनेंट क्लास है वो डोमिनेटेड क्लास के थॉट को, बिलीफ, उनके आइडियाज को कंट्रोल करेंगी। और यहां पर हम वर्किंग क्लास की बात करेंगे, हम स्लेव और फ्यूडल सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, हम कैपिटल सोसाइटी की अब बात करेंगे। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो किस तरह वर्किंग क्लास को कंट्रोल करता है? एक तो है तरीका जो मीन्स ऑफ वायलेंस है, मीन्स ऑफ फोर्स है, उसको कंट्रोल करके, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला तरीका है, मीन्स ऑफ वायलेंस, फोर्स को कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल करना वर्किंग क्लास को, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बहुत लंबे समय तक फोर्स के माध्यम से, बल के प्रयोग से वर्किंग क्लास को कंट्रोल करके नहीं रखा जा सकता। मार्क्स इस बात को मानते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या करते हैं? वो इन वर्किंग क्लास के बिलीफ सिस्टम, इनके थॉट, इनके आइडियाज को भी कंट्रोल करते हैं, इनके कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करते हैं, इनके मन को, इनके मस्तिष्क को, इनके सोच को वो कंट्रोल करते हैं। कैसे?
जो समाज का जो इकोनॉमिक बेस है, मटेरियल इकोनॉमिक बेस है, इसके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करके, बेस और सुपर स्ट्रक्चर का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम देखते हैं। देखिए, मार्क्स कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज का आधार क्या है, बेस क्या है समाज का, मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लास का सृजन निर्माण कहां से होता है, मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही। ठीक है, जो क्लास फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे वो डोमिनेंट क्लास होंगे, जो ओन नहीं करेंगे वो डोमिनेटेड क्लास होंगे। ठीक है, तो समाज का जो रूट है, समाज का उद्भव कहां से हुआ, इकोनॉमिक्स, क्योंकि प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स वहां पे आ जाता है, मटेरियल प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक्स। तो ये जो बेस है समाज का, जो सोशल रिलेशन है, जो मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो संबंध है समाज में रहने वाले लोगों का, कुछ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेंगे, कुछ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन नहीं करेंगे, कुछ डोमिनेंट होंगे, कुछ डोमिनेटेड होंगे, ये बनाता है बेस समाज का। ये क्या है, बेस। तो समाज के आधार में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, इकोनॉमिक्स, ये जो सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आपको नजर आएगा, मटेरियल फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको नजर आएगा, यही समाज का बेस है। ठीक है, अब जो डोमिनेंट क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, वो जो सबसर्विएंट क्लास है, दैट मीन्स जो वर्किंग क्लास है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस बेस के ऊपर, समाज का ये जो बेस है, इसके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। दैट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, एक सिस्टम बनाएगा आइडियाज का, कल्चर, बिलीफ, मोरालिटी, लॉ, रिलीजन, ये सब कुछ बनाया जाएगा बस इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि समाज में जो मौजूदा स्थिति है, जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, वो बनी रहे। वर्किंग क्लास ही रहे और डोमिनेंट क्लास डोमिनेंट ही रहे, कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट रहे, वर्किंग हमेशा वर्किंग रहे और कैपिटलिस्ट हमेशा कैपिटलिस्ट रहे। ये जो यथास्थिति है, इसे बनाकर रखने के लिए एक पूरा का पूरा एक सिस्टम का निर्माण होगा। सोसाइटी और कल्चर जिसे हम कहते हैं, तो सोसाइटी और कल्चर का आधार क्या है मार्क्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स विल कॉज सोसाइटी एंड सोसाइटी विल कॉज कल्चर। इकोनॉमिक्स की वजह से समाज का निर्माण हुआ, समाज की वजह से फिर कल्चर का निर्माण हुआ। तो ये जो कल्चर है, समाज है, मोरालिटी है, लॉ है, रिलीजन है, ये सब कुछ का फंक्शन क्या है, ये जो आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना और लेजिटिमाइज करना, न्यायोचित साबित करना, समझाना, जस्टिफाई करना, किस चीज को, जो डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है समाज में उसको, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास का ये जो डिवीजन है, इसको सही साबित करना, क्लास डिफरेंस को सही साबित करना, इनकम इनइक्वालिटी जो है, वेल्थ का इनइक्वालिटी है, इसे सही साबित करना, और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में उसे सही साबित करना। ठीक है, इन चीजों को सही साबित करने के लिए ही आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जो भी समाज में आइडियाज होती हैं, जो भी कल्चर, बिलीफ सिस्टम, मोरालिटी, लॉ, ये सब कुछ रूलिंग क्लास को बेनिफिट करने के लिए बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है ताकि समाज में यथास्थिति बरकरार रखा जाए, समाज का जो इकोनॉमिक बेस है उसे छेड़छाड़ नहीं किया जाए, उसको ठीक ठाक रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए ही आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो जब तक ये स्थिति बनी हुई है, वर्किंग क्लास जब तक इस सिस्टम के अंतर्गत होंगे, जब तक वर्किंग क्लास को लगेगा कि हाँ, जो आइडियाज हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, जो कल्चर है, जो मोरालिटी है, जो लॉ है, रिलीजन है, ये सब कुछ सही है, तब तक वर्किंग क्लास एक फॉल्स कॉन्शियसनेस, एक झूठा मानसिकता के अंतर्गत होंगे। कब? जब वर्किंग क्लास को लगेगा कि रूलिंग क्लास के द्वारा बनाए गए जो भी आइडियाज हैं, कल्चर है, बिलीफ, वो सही है, तब वर्किंग क्लास एक फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंतर्गत होंगे। उन्हें खुद के बारे में पता नहीं होगा कि उनका शोषण हो रहा है, उन्हें नहीं पता, उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें नहीं पता, वो जो कुछ घटना घट रही है, जो कुछ बताया जा रहा है उन्हें, जिस तरह का कल्चर बनाया गया, बिलीफ सिस्टम बनाया गया, बस आंख बंद करके उन्हें वो फॉलो करते जा रहे हैं। तो जब तक वर्किंग क्लास फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंतर होंगे, तब वो सिर्फ एक क्लास इन इटसेल्फ कहलाएंगे। क्लास इन इटसेल्फ का मतलब है, मार्क्स इस फ्रेज का यूज करते हैं, क्लास इन इटसेल्फ, मतलब वर्किंग क्लास को अभी अपने इंटरेस्ट का ज्ञान नहीं हुआ है, वर्किंग क्लास को अभी नहीं पता चला है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा। ठीक है, जब तक, क्योंकि वर्किंग क्लास के ऊपर एक फॉल्स कॉन्शियसनेस का, उनके आंखों में एक फॉल्स कॉन्शियसनेस का पर्दा चढ़ा हुआ है, क्योंकि वर्किंग क्लास को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है कैपिटलिस्ट के द्वारा, एक आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर बनाकर कंट्रोल किया जा रहा है वर्किंग क्लास को, और वर्किंग क्लास को इस बात का एहसास भी नहीं है, पता भी नहीं है कि उन्हें इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। वर्किंग क्लास के भीतर पोटेंशियल है कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की, उनके अगेंस्ट एक विद्रोह करने का उनके भीतर पोटेंशियल है, काबिलियत है, लेकिन अभी ये पोटेंशियल
अभी इस काबिलियत का इस वर्किंग क्लास को एहसास नहीं है, और जब तक अपने इस पोटेंशियल का एहसास वर्किंग क्लास को नहीं होगा तब तक वर्किंग क्लास जो है एक क्लास इन इटसेल्फ बनकर रहेगा। और क्लास इन इटसेल्फ बनकर वो कब तक रहेगा? जब तक वो इस फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंतर्गत रहेगा, इस आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत रहेगा। तो कैपिटलिज्म को समाप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है कि वर्किंग क्लास का ये जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है इसे खत्म किया जाए, उन्हें क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बनाया जाए। ये कैसे होगा? मार्क्स कहते हैं कि इस परिवर्तन का जो बीज है, जो सीड है, वो कैपिटलिज्म के भीतर ही मौजूद है। कैपिटलिज्म अपने अंदर मौजूद कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से ही समाप्त होगा। कैसे? ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हमने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि मार्क्स किस तरह से कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ये जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है वर्किंग क्लास का, ये कैसे खत्म होगा, और वर्किंग क्लास कैसे एक क्लास फॉर इटसेल्फ बनकर उभरेगा। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं